नाम बरैर और आप देखना हमारा चैनल टेक्नीशियन। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, डायनामिक्स का। लास्ट चैप्टर हमने जो काइनेमेटिक्स पढ़ा था उसमें हमने बात की थी स्टडी ऑफ मोशन की विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, लेकिन अब यहाँ बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ मोशन विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के साथ हम लोग मोशन किस तरह करते हैं। शुरू में अगर चैप्टर की स्टार्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है अरशद नदीम की। अभी भी इनने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और इससे पहले भी ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं भाई इस काम में। जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उनमें इनका रिकॉर्ड रहा है कि इन्हें सबसे ज़्यादा दूर तक ये जो भाला होता है इसको फेंका है। अच्छा, सबसे पहले हमारे एसएलओस बयान किए हुए हैं कि एसएलओस क्या होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जिससे हमें पता चल पाएगा। अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, लेकिन इतना लेंदी है नहीं क्योंकि तकरीबन 9 पीरियड रिक्वायर्ड हैं और 6% इसको रखा गया है। अच्छा, सबसे पहले डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था काइनेमेटिक्स के बारे में। अब डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो मैकेनिक्स से डील करती है मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ा था विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब भी फोर्स की बात आती है तो हमारे पास एक नाम बहुत सुनने को मिलता है, वो था सर आइजैक न्यूटन का। सर आइजैक न्यूटन ही वो इंसान थे जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट ऑफ फोर्स का एक तरह का रिलेशन बताया था और उन्हें 3 मेन लॉज दिए जो हम लोग 9 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। जिसमें से पहला लॉ था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि कोई भी चीज़ अपनी हालत में रुकी हुई है तो रुकी रहेगी या चल रही है तो चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो एवरी बॉडी रिमेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस इट इज एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी उसमें जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक वो चलती रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पे रखे हुआ एक बॉक्स है, ये रुका ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे, क्योंकि इस पर जो फोर्स हो रही है वो बैलेंस हो रही है। और अगर स्पेस में चला जाए तो स्पेस में कोई भी चीज़ चल रही है तो चलती ही रहती है। जैसे दुनिया हमारी घूम रही है तो घूमती ही रहेगी उस पर जब तक कोई दूसरी फोर्स ना लगा, या फिर स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट हो गया, पत्थर हो गए, तो वहाँ पे वो घूमते ही रहते हैं। दुनिया में तो हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस लग रही होती हैं, ग्रेविटी वेलोसिटी की। अच्छा, ये लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इनर्शिया क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो अपोज करती है किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन से आने से। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रेटर मास होगा ग्रेटर इनर्शिया होगा। जैसे आप एक ट्रक को रोकना चाहते हैं तो ट्रक को रोकना भी मुश्किल है और ट्रक को चलाना भी मुश्किल है कि वो किस तरह से स्टार्ट हो। फिर आगे अगर इसको देखा जाए तो आगे हम लोगों को न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा और बताया हुआ है कि फिजिकल एप्लीकेशन इनर्शिया की क्या है। पहली बात, अगर बात करें कोई कार अगर मूविंग कर रही है और पैसेंजर उसे रोकना चाहता है, उसमें अगर सडनली ब्रेक लगाता है तो हमारे सीट बेल्ट जो होते हैं डायरेक्ट हमें झटका महसूस होता है। अब जिस कार का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसको रोकने का। अब अगर दूसरी बात की जाए कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन वी हिटिंग यूज द मेटल स्टिक द डस्ट पार्टिकल कमिट फ्रॉम इट। जैसे हम लोग किसी चीज़ को हिटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें से हमारे डस्ट पार्टिकल निकल रहे होते हैं, ये इनर्शिया की फिजिकल एग्जाम्पल है। इन ऑर्डर टू कैच अ मूविंग बस सेफली द रन फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी अगर हम लोगों को फ़र्ज़ करें कि किसी बस को पकड़ना है या बस पे चल रही हो और उसको पकड़ना है तो हम लोगों को देखभाल के भागना पड़ता है कि किस चीज़ का वो। फिर इसकी चौथी भी एग्जाम्पल लिखी हुई है। फिर इसके बाद हम लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ बताया गया कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है। जैसे पहले लॉ में हम लोगों ने बोला कि चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, वैसे न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोग बता रहे होते हैं कि कोई भी फोर्स अगर अप्लाइड होती है किसी बॉडी पे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब मैंने फोर्स लगाई तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। जैसे हम लोग कार में जब एक्सेलेटर दबाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है, वैसी एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड अप होती है। अगर ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम होती है, तो वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन कम होती है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। जैसे मैं एक डब्बे पे फोर्स लगा रहा हूँ, जब ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ज़्यादा तेज़ी से मूविंग करेगा, और जब ऐसा फोर्स लगाऊंगा ऐसा से मूविंग करेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास एंड ऑब्जेक्ट के। मास एंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जितना भारी डब्बा होगा उसमें इतनी कम एक्सेलरेशन होगी और जितना हल्का डब्बा होगा उसमें इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। अच्छा, यहाँ पे इसकी डेरिवेशन है जो हम लोगों ने तकरीबन 9 क्लास में पढ़ी हुई है। फिर इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, फिर हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे किसी दीवार पे बॉल मारते हैं टकरा के वापस आती है। इवन अगर हमें किताब भी रखे हुए हैं किसी टेबल पे तो वहाँ पे ये बताती है कि वो किताब जो है हमारे पास उसकी 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक जो किताब को नीचे खींच रही है ग्रेविटी, अगर हवा में रखेंगे फ़ौरन नीचे गिर जाएगी। लेकिन दूसरी फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो उसको ऊपर की हुई है। ऊपर की हुई कौन सी फोर्स होती है? वो हमारे पास होती है टेबल की या जिस चीज़ पर आपने किताब रखी है उस चीज़ की। कहाँ थोड़ा सा शायद आगे निकल गया, थर्ड लॉ आ गया। थर्ड लॉ की एग्जांपल यही है कि मोशन ऑफ अ लिफ और एयरफॉयल जो भी हम डिटेक्ट करते हैं किसी एक्शन के तौर पे, या हम लोग मोशन ऑफ अ स्पिन बॉल कर लें
तो वहाँ से भी हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होती है, या हम जेट की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होती है। फिर इसके बाद आता है मोमेंटम, इम्पल्स, कलूजन, सब चीज़ों के एक ही नाम है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो। मोमेंटम की एक मिसाल यहाँ पे दी हुई है, जो हम लोग यहाँ पे तस्वीर बना रहे होते हैं। अच्छा, न्यूटन के थर्ड लॉ का भी बताया हुआ है कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होती है। दी इक्वल इन अपोजिट एक्सटेंट, जैसे मिसाल के तौर पे इसका मास है 1000 kg और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका मास है हमारे पास 3000 kg और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। दे आर इक्वल इन स्टेट बट अपोजिट इन डायरेक्शन अकर द सेम टाइम। इक्वल स्टेट में, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम टाइम में, लेकिन आल्दो इसका अगर मोमेंटम देखा जाए और उसका मोमेंटम देखा जाए तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ अ मोशन। अच्छा, वो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे क्रिकेट में आप लोगों ने सुना होगा कि बॉल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो छक्के के लिए चली गई। तो मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि कितना ज़्यादा मास है उसका और कितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी है। फ़र्ज़ करें आपको एक ठेला टक्कर मारे और आपको एक ट्रक टक्कर मारे, दोनों सेम रफ्तार से हों। ठेले की टक्कर से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन ट्रक की टक्कर से हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो ये मोमेंटम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, या हम लोग ये बोल सकते हैं मोमेंटम के द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी, वो भी हमारा मोमेंटम कहलाता है। ऐसा ही यूनिट के लिहाज से देखें तो इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, वरना फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी के जी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, CGS सिस्टम में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में डाइन डॉट सेकेंड होता है, और FPS सिस्टम में फुट पाउंड सेकेंड में ये लेफ्ट पर सेकेंड होता है। डायमेंशन इसकी ML/T-1 होती है, यानी T इनवर्स। न्यूटन का सेकेंड लॉ और लीनियर मोमेंटम दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए कि चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है फोर्स पे। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उस हिसाब से मोमेंटम होगा। तो ये एक फार्मूला होता है कि डेल्टा P चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इक्वल्स टू फोर्स। अच्छा, अब बात आती है इम्पल्सिस की। इम्पल्सिस कंसिडर टेनिस बॉल कर रहे हैं जो कॉन्टैक्ट हो हमारे पास रैकेट के, तो फोर्स उस पर एग्जर्ट हो रही है F, और टेनिस बॉल पर जो टाइम लगा है T। तो अब यहाँ पे जो इम्पल्स होगा वो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स और टाइम का, कि कितनी फोर्स लगी है और कितना टाइम लगा है। तो ये भी एक तरह से ताल्लुक़ रखता है मोमेंटम से। इम्पल्स इसका नाम होता है, समझ लें मोमेंटम की टाइप समझ लें, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। कुछ वर्क एग्जाम्पल हैं। फिर हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है कि भाई बिफोर कलूजन और आफ्टर कलूजन कोई भी बॉडी बराबर होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये बॉल टकरा रही है, इस बॉल की 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, इसकी 4 थी। अब इत्तेफाक से अगर ये टकराई तो ऐसा हो सकता है इसकी वेलोसिटी इसमें फॉरवर्ड हो जाए। जैसे आपने स्नूकर में देखा होगा, स्नूकर में हम एक बॉल से दूसरी बॉल टकराते हैं और इसकी स्पीड इसमें फॉरवर्ड हो जाती है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो जब भी क्लाउडिंग होगा हम लोगों का बिफोर कलूजन और आफ्टर कलूजन बॉडी बराबर होगी, उस पर नेट फोर्स जो लगेगी एक तरह की ज़ीरो होगी। अच्छा, हम लोग यहाँ बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलाइडिंग टू बॉडी। अब इसमें देखें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि दो तरह के कलूजन होते हैं। एक होता है इनलास्टिक, जैसे मिसाल के तौर पे मैं दो गाड़ियाँ आपस में टकरा दी, दोनों गाड़ियाँ तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ओके, तो वहाँ हमारा इन इलास्टिक कलूजन। इन इलास्टिक कलूजन में मोमेंटम हमारे पास बिफोर कलूजन और आफ्टर कलूजन सेम नहीं होता, कंजर्व नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलूजन और आफ्टर कलूजन तो कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो पाती। यानी कोई चीज़ टकरा के अगर इन इलास्टिक फॉर्म में हो, यानी उसमें इलास्टिसिटी मौजूद ना हो, तो टकरा के ज़रूरी नहीं है कि उसका मोमेंटम सेम हो। लेकिन इलास्टिक कलूजन में वो होता है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और कलूजन दोनों सेम रह जाते हैं। जैसे दो बॉल्स टकराई, दोनों मूव होना शुरू हो गई, इसकी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफ़र हो गई। इन इलास्टिक कलूजन, या ये कह लें कि इन इलास्टिक कलूजन पर तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें हम लोग मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते सही से कि कितना हुआ, या काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलूजन आफ्टर कलूजन नहीं बता सकते कितनी हो। लेकिन इलास्टिक कलूजन में हम जानते हैं कि एक साइड दूसरी साइड के हमेशा बराबर होगी। तो ये हम लोगों का लॉ होता है एक तरह से, बिफोर कलूजन और आफ्टर कलूजन सेम, m1 u1 बिफोर वेलोसिटी, m2 u2 बिफोर वेलोसिटी। आफ्टर कलूजन हमारी u वेलोसिटी चेंज हो जाती है v1 में, और u2 वेलोसिटी हो जाती है v2 में। यह हम लोगों ने 9 में भी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन इसकी डिटेल जो है पूरे चैप्टर की, वो हमारे पास यहाँ पे आने वाली एक डिटेल डेरिवेशन की फॉर्म में कि किस तरह से होता है, और ये वेलोसिटीज़ निकालने का फॉर्मूला होने वाला है, कितना ज़्यादा डिटेल में लंबा जाने वाला है। फिर इसके बाद हमारे पास फिर इसकी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा भरी हुई है। फिर हमारे पास आता है चैप्टर फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन किस तरह से हमारे पास होने वाली है। इसके साथ देखो कितने मिनट की वीडियो होगी, 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है भाई। चलो भाई देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट
नाक में दे चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा दे दूँ। जैसे एक यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, थोड़ा सा बॉक्स को जूम करते हैं। बॉक्स रखा हुआ है हम लोगों ने, बॉक्स पे अभी इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं वेट की, जो उसको नीचे खींच रहा है टुवर्ड द सेंटर। अगर हवा में रखा तो गिर जाता, अगर किसी टेबल पे या ज़मीन पे रखा हुआ है तो उसे नीचे खींच रही है फोर्स, लेकिन उसे नीचे जा नहीं पा रहा। एक फोर्स जिसे ऊपर रखी हुई है, अगर टेबल पर, और टेबल की फोर्स ऊपर रखी हुई है। लेकिन अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ आगे या पीछे, तो मुझे एक फोर्स रोकेगी। सही है, वो फोर्स हमारी फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। यानी वो फोर्स जो अपोज करे किसी मोशन के, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ फ्रिक्शन की, कि एक हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मूव कर रहे हैं उसे अनदर सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे एक फोर्स जो होगी रेजिस्ट करेगी। जैसे आप हवा में हाथ चलाएं और एक हाथ पे हाथ रिगड़ते हुए चलाएं, तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक हाथ पे जब दूसरा हाथ रिगड़ रही है, किसी चीज़ पे हम हाथ रिगड़ रहे हैं, तो वहाँ पे कोई अपोजिट फोर्स लग रही है जो उसे रोकने में मदद कर रही है। या हम किस तरह से चलते हैं, हम लोग चल रहे होते हैं, ज़मीन को पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं, ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेल के, तो वहाँ भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम आती है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हमारे पास दो व्यू हैं। एक होता है हमारा क्लासिकल व्यू, जो हम लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं। फिर दूसरा है हमारे पास मॉडर्न व्यू। क्लासिकल व्यू के हिसाब से अगर हम देखें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, छोड़ें बॉक्स को छोड़ दें। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और हमने एक ऑब्जेक्ट पर रख दिया गया। अब वो एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन से कांटेक्ट में फ्लोर के। अब दोनों जब टच हो रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में जो फोर्स होगी वो एक दूसरे को रोकेगी। ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था कि क्लासिकल व्यू के हिसाब से दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो तो फॉर्म होगा इंटरलॉक उन दोनों के बीच में इरेगुलर सरफेस की वजह से, कि दोनों की सरफेस अलग अलग है। तो ब्रेक होता है इरेगुलर फोर्स जब उस पर, या ये कह लें कि उसको फोर्स को ब्रेक करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होती है। लेकिन मॉडर्न व्यू के हिसाब से, क्योंकि पहले तक हम सिंपल थ्योरी के हिसाब से पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप व्यू पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, फ्रिक्शन हमारे पास होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सरफेस के अंदर हो रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे दो मॉलिक्यूल्स या दो सरफेस आपस में टकरा रही हैं, तो उन लोगों के बीच में इंटर मॉलिक्यूल फोर्स हो जाएंगे। दो सरफेसेस जिसको हम एक साथ मिला रहे हैं, उनमें लेस एरिया जब कांटेक्ट होगा तो हमारे पास लेस फ्रिक्शन होगी। आल दो जो चीज़ रखी है उसमें प्रेशर ऑफ कांटेक्ट भी होगा। तो ये एक तरह का मॉडर्न व्यू है, थोड़ा सा इसमें अलग चढ़ा गया। अब टाइप आती है टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। टाइप ऑफ फ्रिक्शन सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, द फ्रिक्शन दैट प्ले इनटू द डैट। ज़रा बोलते बोलते यकीन माने आवाज़ हो जाती है, चलें दोबारा से बोलता हूँ। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही बात है, दैट कम प्ले बिटवीन द टू सर्फेसेस व्हेन द बॉडी टेंड टू मूव ऑन द अदर सर्फेस ऑफ द अदर बॉडी, इट्स कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखे हुए होते हैं, और उसमें वो चीज़ में जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है वो हमारे पास फ्रिक्शन कहलाती है। मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है वो लिमिटिक फ्रिक्शन की। लिमिटिक फ्रिक्शन से ऊपर वैल्यू नहीं होगी तो आपकी बॉडी मूव ही नहीं करेगी भाई। तो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर बॉडी को मूव करवाना है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। फिर हमारे पास आती है काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी बॉडी स्टैटिक थी, रुकी हुई थी। काइनेटिक फ्रिक्शन तब आती है, तब अपना रोल प्ले करती है जब टू सरफेसेस मूव होना शुरू हो जाएँ एक दूसरे के ऊपर। यानी जब तक रेस्ट में थी तो स्टैटिक थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो लिमिटिंग थी। जब बॉडी मूव करना शुरू हुई, जैसे आपने एक ब्लॉक रखा और ब्लॉक को मूव करना शुरू कर दिया इस वाले को, तब इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मूव कर रही होती है। फिर जाके आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी चीज़ को स्लाइड करवा दें, या फिर किसी टेढ़ी चीज़ को इंक्लाइंड प्लेन जैसे कर्व होता है उस पर रख के स्लाइड हो रही है। तो ये एग्जिस्ट होती है जब एक बॉडी स्लाइड हो दूसरी बॉडी पे। तो याद रखिएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन उस वक्त होगी जैसे फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक वुड रोड व्हेन द वुड स्लाइड ऑन द रोड। जैसे रोड है उस पर हम लोग ढलान की तरफ कोई चीज़ रख दें तो खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा नीचे जाती है। ये फ्रिक्शन बनस्बत काइनेटिक फ्रिक्शन है, कम होती है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, एक सवाल था सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सी होती है, सबसे कम कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा स्टैटिक, उससे कम काइनेटिक, उससे कम स्लाइडिंग और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन अगर उस वक्त होती है जब हम एक चीज़ को रोल कर रहे हो दूसरी चीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे टायर है, तो टायर की फ्रिक्शन बहुत कम होती है। क्यों? जो चीज़ सर्कुलर है यानी रोलिंग में हो रही है, उसमें बॉडी का कॉन्टैक्ट पार्ट कम से कम लगता है, तो आराम से वो मूव कर पाती है। अच्छा फ्रिक्शन में कुछ लॉ हैं जिसको वो ओबे करती है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट होती है रिलेटिव मोशन के। जैसे हम आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो पीछे की तरफ धकेल ली होगी, इसी वजह से हम चल पाते हैं। इसका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। कभी कभी मशीन्स ख़राब हो जाती हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, इस बात से क्योंकि वो चीज़ घिस जाती है, जैसे मोटर का शार्प हो गया। और तरह तरह के हमारे पास जो चीज़ें होती हैं मैकेनिकल्स, उसमें अगर चीज़ रफ
यानी मुसलसल कांटेक्ट में आ ही जा रही है तो वो घिस जाती हैं, तभी उसके लिए हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं या बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं कि आराम से वो मूव होता है। फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल होगी सरफेस के, पैरेलल का मतलब अपोजिट पैरेलल, नॉन डायरेक्शन ऑफ सेम। जैसे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती है ना कि एक साइड जा रही है दूसरी उस साइड जा रही है। तीसरा लॉ कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नॉर्मल रिएक्शन के। साफ सी बात है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी उस पर नॉर्मल रिएक्शन यानी जो उस चीज़ पर रखा हुआ है उस हिसाब से उस पर फोर्स लगेगी। इंडिपेंडेंट होगी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से वैसे ही इंडिपेंडेंट होती हुई कुछ जगह नहीं भी होती, लेकिन मेन ये बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नेचर ऑफ टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट देयर स्टेट ऑफ रफनेस, ये सबसे मेन पॉइंट है। जैसे मिसाल के तौर पे एक शीशे के फ्रिक्शन कम होगा, फर्ज करें गिलास में आपने कोई चीज़ बना दी, सब चीज़ें शीशे की बनी हुई है गिलास की, और उस पर आप चला रहे हैं, उस पर कोई चीज़ को मूव करवा रहे हैं तो ईज़िली मूव हो पाएगी, या वो चीज़ पे आपने फेंका हुआ तेल तो ईज़िली मूव हो पाएगा। लेकिन अगर रोड और बहुत रफ सरफेस ना हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हम किस चीज़ पे मूव करा रहे हैं, दूसरी बॉडी किस कॉन्टेक्ट में। जैसे ग्लास का कम होता है, रोड का ज़्यादा होता है, तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग फ्रिक्शन वैल्यू होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होती है रिलेटिव वेलोसिटीज़ ऑफ द सरफेस के। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी इससे इंडिपेंडेंट होगी सरफेस से। बाकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इस तरीके से निकाला जा सकता है कि दो बॉडी जो रिजल्टेंट है उन दोनों के बीच में देख लें कितना एंगल चेंज हो रहा है। छोटी सी डेरिवेशन है, बाद में कभी समझाएंगे हम लोग। अच्छा, रिलेशन बिटवीन एंगल फ्रिक्शन एंड एंगल रिस्पॉन्स, ये भी एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसको हम बाद में कभी देखेंगे तफसील से जब कभी डेरिवेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट को देख लें थोड़ा सा, एक बार इसको भी देख लें कि भाई तीन तरह का बताया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सब डील करते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन डील करता है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन डील करती है अपनी टाइप से। आल्सो न्यूटन का मोशन एक और चीज़ से डील करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील करता है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम से। कन्वर्जेशन मोमेंटम दो चीज़ों से डील करता है, इलास्टिक कलूजन, इलास्टिक कलूजन से। कलूजन में दो कलूजन आ गए, इलास्टिक कलूजन और इलास्टिक कलूजन। इन इलास्टिक कलूजन की तो कोई डेरिवेशन नहीं है क्योंकि हम वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते इलास्टिक कलूजन में, लेकिन इलास्टिक कलूजन में हम वैल्यूज़ निकाल सकते होते हैं। मोमेंटम सेकंड लॉ से डील करता है, हम लोगों ने बोलता द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे समरी है, समरी पढ़ ले इंसान तो अच्छा है, उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर होता है। तो जब भी आप चैप्टर खत्म करें समरी खत्म करें। अच्छा, सबसे पहले द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कहलाता है लीनियर फोर्स, डेल्टा पी अपॉन टी मतलब फोर्स हो गया। दूसरा, द टर्म मास रिफर इज द सेम फिजिकल क्वांटिटी कॉन्सेप्ट। मास का अगर हम सेम फिजिकल क्वांटिटी कॉन्सेप्ट देखें फिजिक्स के एतबार से तो मास वेट से हमारा ताल्लुक रखता है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट होगा। ओके। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स। सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है बॉडी के हिसाब से। अच्छा, ज़रा सा मैं पीछे चला गया आगे के बटन दबाने की वजह से, चलें वापस आते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे आ गए। द लॉ ऑफ मोशन शो द रिलेशन बिटवीन, लॉ ऑफ मोशन जो रिलेशन शो करवा रहे थे फोर्स और एक्सलरेशन का। जब तक फोर्स नहीं लग रही चीज़ मूव नहीं हो रही, जैसे ही फोर्स लगी उसमें एक्सलरेशन पैदा हो गई। तो ये हमारा लॉ ऑफ मोशन का काम है। पाँचवा, द मोशन ऑफ अ रॉकेट इन स्पेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये चीज़ हमारे डील करती है लीनियर मोमेंटम से, कि लीनियर मोमेंटम जो भी होगा वो हमारा मोशन ऑफ अ रॉकेट इन स्पेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। फिर हमारे पास आता है भाई एक ये कि आ बम ऑफ मास 12 kg इनिशियल एट द रेस्ट एक्सप्लोड इन द टू पीसेस। भाई एक बम था मास का जो हमारे पास 12 kg का था, उसमें फट गया, दो हिस्सों उसका मास टूटा, एक 4 kg और एक 8 kg में। 8 kg की जो स्पीड है वो हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 kg की हमारे पास स्पीड कितनी होगी। अब देखें 8 kg की हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड है, अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 48 आएगा। ऐसे हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाय अगर उसकी सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो 48, या 4 मल्टीप्लाई बाय अगर उसको सेम वो रखें तो हमारे पास आएगा, नहीं दोनों का हम लोगों का मोमेंटम सेम ही होगा क्योंकि बम के पार्ट हैं। तो इसका अगर 48 आ रहा है तो इसका भी आंसर 48 ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ भाई, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इफ़ द मोमेंटम इंक्रीज बाय 20%, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में शो हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी 44%। इसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। काइनेटिक एनर्जी अगर एक बॉडी की देखा जाए तो 2 किलो मास है और उसके मोमेंटम भी 2 न्यूटन है, तो यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी वो 1 जूल बनेगी। फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम मैक्सिमम होते हैं हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स पे और किसी पे नहीं होते।
अच्छा आखिरी यहाँ पे बोले जा रहा है 3 kg की बॉल है, एक्सपीरियंस कर रहे हो, फोर्स ऑफ 15 N, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे, F डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, यानी 15 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, यानी 15 डिवाइड बाई 3 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये एस के ऊपर स्क्वायर आना था, इनकी ये मिस्टेक है जो सही से आया नहीं। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्दी अगले चैप्टर की वीडियो आ जाएगी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, थोड़ा सा आई फ्लू विलू हुआ था, तभी इस चक्कर में मॉनिटर्स को देख नहीं रहा था, लेकिन अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए आपको सबको अल्लाह हाफ़िज़।